नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों की। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखा के नाम और उनके जनक। कोशिका विज्ञान की कोशिका विज्ञान संबंधित खोजें और शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में विशेष कौशल और स्थिति के आधार पर उनकी मांसपेशियों के नाम। तो ये आज के हमारे मुख्य टॉपिक हैं। पूरी सीरीज को देखें। यदि आपको सीरीज पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये सभी प्रश्न फिजिकल एजुकेशन, बिहार एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी, एचटेट, पीजीटी डीएसएसबी, केबीएस, ईएमआरएस, आर्मी स्कूल आदि सभी एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे। साथ में आपको देखने को मिलेंगे एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, उत्तर प्रदेश पुलिस और असिस्टेंट लोको पायलट। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं इनमें से बहुत से प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ बने रहें हमारे साथ। और यदि सीरीज आपको पसंद आती है तो लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब बिना समय ख़राब करते हुए बढ़ते हैं आगे। आज का पहला प्रश्न मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से स्टार्ट करते हैं। बासल मेटाबॉलिक रेट तो कितना है? 1600 किलो कैलोरी प्रतिदिन। तो नाम बासल ही है, कन्फ्यूज मत होना कि बेसल होगा। बेसल तो इसे इंग्लिश में पढ़ लेंगे, लेकिन हिंदी में बासल ही बोलते हैं। शरीर की कोशिकाओं की संख्या कितनी है? लगभग 7 ट्रिलियन। ये भी लगभग में। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी अर्थात लॉन्गेस्ट बोन तो याद रखेंगे जांघ की। कौन सी है? फीमर। ये हमारे पूरे शरीर की सबसे लंबी हो गई। लेकिन पूछा जाए अपर भाग की सबसे लंबी तो याद रखना ह्यूमरस। कहाँ पाई जाती है? बाजू में। शरीर की सबसे छोटी हड्डी अर्थात स्मॉलेस्ट बोन तो याद रखेंगे स्टेप्स। इसे कहीं कहीं स्टेपीज लिखा हुआ भी मिलेगा, स्टेपीज। तो याद रखें स्टेप्स या स्टेपीज एक ही है। कान में पाई जाती है और कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। कौन सी? एक कान में 3, सॉरी, एक कान में 3 पाई जाती हैं। इनकस, मेलियस और स्टेप्स। इनकस, मेलियस और स्टेप्स। और एक कान में 3 अर्थात दोनों में 6। तो कान में हड्डियों की संख्या कितनी है? 6। नेक्स्ट, शरीर में पाई जाने वाली कुल हड्डियों की संख्या 206। मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो याद रखेंगे 1220 से 1400 ग्राम। रक्त की मात्रा कितनी होती है शरीर में? तो कभी कभी प्रतिशतता में पूछ लेता है कि कुल शरीर का कितना प्रतिशत रक्त होता है। तो कुल शरीर के भार का 5 से 7% हिस्सा रक्त है। अगर लीटर में देखा जाए तो औसतन 5 से 6 लीटर। औसतन देखें तो 5.5 लीटर। रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg। तो देखो, जैसे हार्ट जब रक्त को पंप करेगा, ब्लड को पंप करेगा, तो जब भी रक्त जाएगा तो वह 120 mmHg की स्पीड से जाएगा। लेकिन जब वापस आएगा तो 80 mmHg की स्पीड से वापस आएगा। इसे बोलते हैं सिस्टोलिक। सिस्टोलिक कितना रहता है? 120। और डायसिस्टोलिक कितना रहता है? 80। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो लाल रक्त कणिका अर्थात रेड ब्लड कार्पल्स, इनकी संख्या पुरुषों में 5 से 5.5 मिलियन और महिलाओं में 4.5 से 9 मिलियन।
और आरबीसी की संख्या महिलाओं में कम से कम और अधिक से अधिक महिलाओं में क्यों? क्योंकि पीरियड के दौरान उनमें कमी होती रहती है। आगे बढ़ते हैं। तो आरबीसी के बारे में थोड़ा सा समझें। आरबीसी का अन्य नाम क्या है? तो याद रखेंगे एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? अर्थात आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। तो लाल रक्त कणिका, इनका कार्य क्या होता है? आरबीसी का कार्य, रेड ब्लड कार्पल का कार्य ऑक्सीजन को ढोना। ऑक्सीजन को ढोना। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? इसे वाइट ब्लड सेल, इसे ही वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। और जब डेंगू की शिकायत मिलती है लोगों में तो कहते हैं टीएलसी गिर रही है, टीएलसी गिर रही है, अर्थात डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो रही है। और इसे ही बोलते हैं ल्यूकोसाइट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितनी होती है? 5,000 से 11,000। 5,000 से 11,000। और मैंने भी बताया डब्ल्यूबीसी जीवन काल 2 से 5 दिन। इसे क्या बोला? ल्यूकोसाइट। इसका कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता का उत्पादन करना। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कोशिका के अंतर्गत आने वाली कोशिकाओं का प्रतिशत क्या है? तो याद रखेंगे डीएलसी से बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं के अंतर्गत आने वाली कोशिकाएं। जैसे बेसोफिल कितना होता है? बेसोफिल कितना होता है? तो 0.5 से 1% तक होता है बेसोफिल। जबकि ईसोनोफिल्स कितना होता है? 1 से 3% तक होता है ईसोनोफिल्स। जबकि मोनोसाइट्स कितना होता है? 4 से 8%। न्यूओफिल्स कितना होता है? 40 से 70%। और लिम्फोसाइट कितना होता है? 20 से 40%। इस प्रकार से श्वेत रक्त कोशिका के अंतर्गत इसका वर्गीकरण किया गया है। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है? प्लेटलेट्स हमने देखा आरबीसी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट। तो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? पहले तो ये बताओ। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम। तो इनकी संख्या देखते हैं पहले। इनकी संख्या है 2 लाख से 4 लाख। 2 लाख से 4 लाख। और ये 18 ग्राम प्रति 100 ml में मिल जाएंगी। 18 ग्राम प्रति 100 ml में ये मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसका नाम बताना भूल गए। थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। देखो, टैग करो थोड़ा सा। आर बी सी, मैंने इसका उठाया आर। और थोड़ा सा ध्यान दो, यदि हम थोड़ा सा उल्टा सीधा करके देखें इसे तो ए जैसा लग रहा है कहीं ना कहीं। आर हटा दो डंडा ये, तो कैसा लगेगा? ऐसा ही, ए जैसा। तो ऐसी आकृति किसमें छिपी हुई है? तो याद रखेंगे एरिथ्रोसाइट में। और डब्ल्यू को उल्टा बनाना, 3 की आकृति बन जाएगी, अर्थात आदला बन जाएगा ल्यूकोसाइट। आर से याद रखेंगे एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यू से याद रखेंगे ल्यूकोसाइट। और थ्रोम्बोसाइट बचा, वह बचा प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन पुरुषों में कितना? तो हीमोग्लोबिन पुरुषों में होता है 14 से 18 ग्राम प्रति 100 ml। जबकि महिलाओं में होता है 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। मानव में कुल हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है? तो 500 ग्राम से 600 ग्राम तक हीमोग्लोबिन मानव शरीर में पाया जाता है। यूनिवर्सल डोनर अर्थात रक्त सर्वदाता किसे कहते हैं? सर्वदाता। तो याद रखना ओ नेगेटिव को सर्वदाता कहते हैं।
जबकि सर्वदाता हम ओ को भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव भी मिल जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो नेगेटिव टिक करना है। उसके पीछे रीज़न है कि प्लस वाला सिर्फ प्लस वालों को ही देगा, लेकिन नेगेटिव वाला जिसके पास RH फैक्टर है ही नहीं वह सभी को ब्लड दे देगा, लेकिन पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वालों को ही देता है, तो याद रखेंगे नेगेटिव। नेक्स्ट, यूनिवर्सल ब्लड रिसेप्टर किसे कहते हैं, अर्थात सर्वग्राही किसे कहते हैं, तो सर्वग्राही की बात करें ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप AB। नेक्स्ट, कॉमन ब्लड ग्रुप, तो कॉमन ब्लड ग्रुप कौन से हैं जो आम जन में पाए जाते हैं, या तो ब्लड ग्रुप A होगा, या B होगा, या AB होगा, या O होगा। और RH फैक्टर या तो RH फैक्टर प्लस होगा या RH फैक्टर माइनस होगा। तो मुख्य रूप से हमारे यही ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन देखा जाए तो लगभग 50 प्लस ब्लड ग्रुप बताए गए हैं अब तक। 50 से ज़्यादा ब्लड ग्रुप हैं, लेकिन हम पढ़ते कितने हैं, A, B, AB और O, AB और O, हम इतने ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट, रक्त के जमने का समय क्या है, तो ब्लड क्लॉटिंग की बात करें 3 से 6 मिनट। औसत शरीर का भार कितना होता है, तो औसत शरीर का भार 70 किलोग्राम। औसत शरीर का तापमान टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों मिलते हैं आंकड़ों में। 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में याद रखें 37 डिग्री सेल्सियस। श्वास दर अर्थात ब्रेथ रेट क्या है, तो हम 16 से 20 बार प्रति मिनट श्वास लेते हैं। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, तो 12 जोड़े। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़े। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। औसत हृदय का भार कितना होता है, 250 से 300 ग्राम। औसत हृदय दर क्या है, तो 72 बार प्रति मिनट। हमारा हृदय 72 बार धड़कता है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनता है कि हमारा हृदय कितनी देर विश्राम करता है, तो याद रखें हम 60 सेकंड में 72 बार श्वास लेते हैं, और इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.8 सेकंड निकल के आता है। इतनी देर हमारा हृदय विश्राम करता है, अर्थात एक लवडब के बीच में जितना विश्राम होता है वह यही है 0.8 सेकंड। नेक्स्ट, औसत कार्डियक आउटपुट। औसत कार्डियक आउटपुट कितना है, 5 लीटर प्रति मिनट। 5 लीटर प्रति मिनट या 5.04 लीटर प्रति मिनट, दोनों ही आंकड़े याद रखें। आंतों की लंबाई कितनी है, तो 7 मीटर। गुर्दे का आकार, तो गुर्दे का आकार 11/6/3 सेंटीमीटर, अर्थात लंबाई की बात करें, चौड़ाई की लंबाई 11, चौड़ाई 6 और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। गुर्दे का औसत वजन कितना है, तो 390 ग्राम। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। अगर सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो हमारे 5 संवेदी अंग होते हैं, 5, और उन अंगों में सबसे बड़ा है हमारा त्वचा। कौन सा, त्वचा। तो सबसे बड़ा अंग त्वचा बाह्य, और सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछ ले तो यकृत ही है। यकृत का वजन कितना होता है, 1.5 लीटर। अब यहाँ समझें यकृत को। यकृत, इसकी पुनरुद्भवन क्षमता सर्वाधिक होती है। पुनरुद्भवन क्षमता सर्वाधिक होती है। ये पुनरुद्भवन क्या होता है समझो। जैसे यकृत में कोई रोग हो जाता है,
तो वह अपने अंदर इतनी क्षमता रखता है, यदि इसे कोई दवा न दी जाए फिर भी बहुत जल्दी सही हो जाएगा। तो सर्वाधिक पुनरुद्भवन क्षमता किसकी मानते हैं? यकृत की। लेकिन सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता किसकी मानी जाती है? मस्तिष्क की। यदि एक बार चोटिल हो गया तो ठीक होना मुश्किल है। इसीलिए जो भी ट्रैफिक पुलिस होती है वह कहते हैं कि तुम हेलमेट लगा के निकलो। यदि तुम्हारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाए डॉक्टर सही कर देगा, लेकिन एक बार सर में चोट लगी तो डॉक्टर भी सही नहीं कर पाएगा। इसीलिए वह कहते हैं हेलमेट पहनकर चलें। मूत्र के उत्पादन का स्थान क्या है? तो मूत्र कहाँ से उत्पादित होता है? किडनी से। और याद रखें, इसे ही वृक्क कहते हैं ना, वृक्क। तो किडनी से ही मूत्र का उत्पादन होता है। किडनी में जाकर ही रक्त छनता है। रक्त कहाँ होता है, कहाँ छनता है? वृक्क यानी किडनी में। और इनकी संख्या होती है 2। यदि एक किडनी खराब भी हो जाए, एक किडनी फेल भी हो जाए, एक किडनी के सहारे ही दोनों व्यक्ति अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में कुल मांसपेशियां तो पिछली क्लासों में कई बार चर्चा कर चुके हैं, 639। मनुष्य की आकार में सबसे बड़ी मांसपेशी, तो मनुष्य की आकार में सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस कहाँ पाई जाती है? कूल्हे में। मनुष्य की लंबाई में सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपेडियस या स्टेपीज, सॉरी स्टेपेडियस ही पढ़ेंगे क्योंकि स्टेपीज तो हड्डी होती है। स्टेपेडियस। ये भी कान में, हड्डी भी कान में और मांसपेशी भी कान में सबसे छोटी। मनुष्य की लंबाई में सबसे लंबी मांसपेशी तो सारटोरियस सबसे लंबी जांघ में पाई जाती है। सबसे लंबी धमनी, सबसे लंबी धमनी कौन सी है? एब्डोमिनल उर्टा कहाँ पाई जाती है? पेट में। सबसे लंबी शिरा, सबसे लंबी शिरा इंफीरियर वेना कावा। अब समझें एक बार धमनी और शिरा। जैसे हमारा हृदय है, हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, है ना। ऊपर वाले एट्रियम और नीचे वाले वेंट्रिकल, यही होते हैं ना। तो दायां आलिंद, बायां आलिंद, ठीक है ना, यही होते हैं। तो अब यहाँ से समझें, जैसे एक होता है प्योर ब्लड और एक होता है इम्प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड कौन लेके आता है? याद रखें, सिरा। सिरा अशुद्ध रक्त लेकर के आती हैं, यानी पूरे शरीर से हृदय की ओर रक्त कौन लाता है? सिरा। तो और शुद्ध रक्त धमनियों का कार्य है ले जाना लाना। नेक्स्ट, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका, तो सबसे बड़ी WBC कौन सी है? मोनोसाइट्स। मनुष्य का कौन सा अंग अधिक उत्पादन करने की क्षमता रखता है? यकृत। मेरुदंड, सॉरी, मेरुदंड की औसत लंबाई कितनी है? तो मेरुदंड की औसत लंबाई 45 सेंटीमीटर। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? साइटिका। कहाँ पाई जाती है? दाएं पैर के निचले हिस्से में। लंबी कोशिका, तो लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। नेक्स्ट, मनुष्य का कौन सा अंग, मनुष्य का कौन सा अंग सबसे कम उत्पादन क्षमता रखता है? तो याद रखें मस्तिष्क। इसे मैंने क्या बोला था? पुनरुद्भवन। कम से कम कितनी दूरी पर औसतन आँखों से साफ दिखाई देता है? तो 25 सेंटीमीटर। और आँखों की बीमारियां याद रखना, मायोपिया, मेट्रोपिया, मेट्रोपिया और ग्लूकोमा, ग्लूकोमा। और रात को नहीं दिखाई देता, रतौंधी। ये सब आँख की बीमारियां हैं। नेक्स्ट,
अग्नाशय का वजन कितना होता है? तो अग्नाशय का वजन 60 ग्राम। क्रियात्मक रूप से सबसे अधिक क्रिया करने वाला मनुष्य का अंग कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रिया करने वाला अंग है लीवर। नाड़ी दर यानी पल्स रेट क्या है? 72 बार प्रति मिनट। सबसे छोटी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? तो लिम्फोसाइट। तो थिन सिंक अर्थात शरीर में सबसे पतली चमड़ी कहाँ पाई जाती है? तो शरीर में सबसे पतली चमड़ी कंजंक्टिवा आँख की पुतली के नीचे की साइड पाई जाती है। अब बढ़ते हैं जीव विज्ञान की कुछ शाखा और उनके जनक। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, जंतु विज्ञान के अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस, ये हमारे विषय से संबंधित तो नहीं है, थियोफ्रेस्टस। और भौतिकी के जनक भौतिकी न्यूटन। और केमिस्ट्री के लेबुजियर। ठीक है, आगे प्रतिरक्षा विज्ञान के कौन है? एडवर्ड जेनर। आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल। कोशिका विज्ञान के पिता रॉबर्ट हुक। चिकित्सा विज्ञान के हिप्पोक्रेटस। कवक विज्ञान माइकेली। जीवाणु विज्ञान ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्म जैविकी लुई पाश्चर। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के बॉन बॉनवेयर। नेक्स्ट, कोशिका विज्ञान से संबंधित खोजें। तो कोशिका में जो खोजें की हैं उनमें किन किन की अहम भूमिका रही है देखते हैं। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक कब की? 1665 में। जबकि कोशिका के अंदर केंद्र की खोज किसने की? कोशिका के अंदर केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन की खोज किसने की? तो डब्ल्यू फ्लेमिंग। कोशिका विभाजन डब्ल्यू फ्लेमिंग 1877 में। जैसे एक कोशिका जब टूटती है तो बिल्कुल सेम अपनी ही जैसी दूसरी कोशिका भी तैयार कर देती है, और एक कोशिका टूटती है तो वह एक नहीं हजारों सैकड़ों उसके भाग हो सकते हैं। ऐसे ही कोशिका विभाजन की खोज किसने की? डब्ल्यू फ्लेमिंग 1877। गुणसूत्र गुणसूत्रों का विभाजन तथा क्रोमोटिन शब्द की खोज किसने की? तो बिल्यू फ्लेमिंग। बिल्यू फ्लेमिंग कब की? 1879 में। गुणसूत्र जानते होंगे, मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़े ऑटोसोम और एक जोड़े लैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक जोड़े लैंगिक गुणसूत्र महिलाओं में XX और पुरुषों में XY। महिलाओं से X पुरुष से X तो लड़की, और महिलाओं से X और पुरुष से Y तो लड़का। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि लड़के या लड़की के लिए कौन जिम्मेदार है? तो पिता के गुणसूत्र गोल्जी का है। की खोज किसने की? तो कैमिलियो गोल्जी 1891 में। गुणसूत्रों की संख्या किसने बताई? तो बेंडन और बोबरी ने 1887 में। आनुवांशिकता में गुणसूत्रों की भूमिका किसने निभाई? तो TH मॉर्गन ने 1950 में। या किसने, हाँ भूमिका ही कहेंगे। केंद्रका की खोज किसने की? तो केंद्रका की खोज की थी फुंटाना 1781 में। जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने 1839 में। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की खोज सी बेंडा ने की थी 1897 में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर ने 1880 में।
नाम किसने दिया था? सी पेंडा ने। अर्धसूत्री विभाजन शब्द की खोज किसने की? तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज जे.बी. फार्बर ने की थी। अब चलते हैं शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में विशेष कौशल अर्थात स्किल एवं उनकी स्थिति के आधार पर मांसपेशियों के नाम। किस मांसपेशी को क्या कहेंगे उनको और देखते हैं। यदि आपको सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बॉक्सर मसल किसे कहते हैं? तो सेरेटस एंटीरियर, सेरेटस एंटीरियर को। थ्रोअर मसल किसे कहते हैं? पेक्टोरियस मेजर को कहते हैं। टेलर मसल, टेलर मसल कहते हैं सार्टोरियस को। और मलखम मसल किसे कहते हैं? तो मलखम मसल या राइडर मसल एडक्टर मैग्नस को कहते हैं। क्या? मलखम या राइडर एडक्टर मैग्नस। रोइंग मसल किसे कहते हैं? तो लेटिसमस डोर्सी को कहते हैं। लिफ्टर मसल डेल्टोइड। स्विमर मसल डेल्टोइड। कॉफ मसल गैस्ट्रोनीमियस। रोप मसल लेटिसमस डोर्सी। लाफिंग मसल मसेटर। और लेट्स मसल लेटिसमस डोर्सी। बिंग्स मसल, बिंग्स मसल को ही लेटिसमस डोर्सी कहते हैं। सबसे लंबी मसल अर्थात लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है? सार्टोरियस जांग में। सबसे छोटी मसल स्टेपेडियस कान में। सबसे बड़ी मसल ग्लूटियस मैक्सिमस कूल्हे में। और इसे ही हिप मसल भी कहते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस को। थाई मसल यानी हमारी जंघा में कौन सी मसल पाई जाती है, मांसपेशी पाई जाती हैं? तो समझें क्वाड्रिसेप, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस मीडियालिस और वास्टस लेटरिलिस। कौन सी? क्वाड्रिसेप्स रेक्टस फेमोरिस, वास्टस मीडियलिस और वास्टस लेटरिलिस। एब्डोमिनस मसल कौन सी है, किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे रेक्टस एब्डोमिनस और ओब्लिक एब्डोमिनस को। फोर हेडेड मसल किसे कहते हैं? तो क्वाड्रिसेप्स को। सबसे मजबूत मसल कौन सी है? तो जीभ की मांसपेशी जिसे जॉ मसल भी कहते हैं और जिसका नाम दूसरा नाम मसेटर। सर्वाधिक बल लगाकर खींचने वाली मसल, तो सर्वाधिक बल लगाकर खींचने वाली मसल सोलियस। श्वसन को नियंत्रित करने वाली मसल डायफ्राम। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। शरीर की हड्डियों की स्थिति, आकार और क्रिया के आधार पर उनका वर्गीकरण। तो शरीर की कुछ हड्डियाँ देखते हैं जल्दी जल्दी। जैसे शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? पहला प्रश्न तो यही है, 206। बच्चों में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो 250 से 350 के बीच। औसत निकाला जाए तो 300। प्रति बच्चे में 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। बच्चा जैसे ही गति करता है, मूवमेंट करता है, तो कुछ हड्डियाँ आपस में मिल जाती हैं और कुछ हड्डियाँ गल करके निकल जाती हैं और वयस्क होने तक 206 हड्डियाँ बचती हैं। सबसे लंबी हड्डी, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, तो फीमर, जिसे दूसरी भाषा में उर्वास्थि भी कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स या स्टेपीज कान में। सिन बोन किसे कहते हैं? सिन बोन टिबिया को, हिंदी में अंतरजंघिका। काफ बोन किसे कहते हैं? तो फिबुला को। टिबिया और फिबुला दोनों ही कहाँ पाई जाती हैं? निचले पैर में, निचली टांग में। टिबिया
और फिबुला, सॉरी, टिबिया और फिबुला। समझे? इनमें बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आगे की ओर की टिबिया हड्डी है, पीछे की ओर की फिबुला है। तो टिबिया बड़ी है और फिबुला उससे छोटी है। और इन दोनों का जॉइंट जहाँ भी हो रहा है ये, वह कैसा जॉइंट है? अचल जॉइंट है, अचल संधि मानी जाती है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी हड्डी अभी हमने देख ली, फीमर। कहाँ पे? जांग में। रिस्ट बोन अर्थात कलाई की हड्डी क्या कहलाती है? तो कार्पल। अच्छा, कार्पल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो याद रखना 8। और टार्सल में? कार्पल, मेटाकार्पल। टार्सल अर्थात जहाँ से हमारा पैर मुड़ता है, मुड़ाव। टार्सल में कितनी होती हैं? वहाँ होती हैं 7। नेक्स्ट, फिंगर बोन को क्या बोलते हैं? फेलेंजेस, फेलेंजस या फेलेंजीज, है ना? समझे? उंगलियों में कितनी अस्थियां होती हैं? तो एक हाथ की उंगलियों में 14, और दोनों हाथों की जोड़ लेंगे तो 28। और हाथ पैर दोनों की उंगलियां ही, उंगलियों की हड्डियां जुड़ी हैं, तो 28 + 28। हील बोन, एड़ी की हड्डी को क्या कहते हैं? कैलकेनम। क्या कहते हैं? कैलकेनम। जबड़े की हड्डी? मैंडिबल, दूसरी भाषा में अधोहन। चमगादड़ के आकार की हड्डी तो क्या कहलाती है? स्फेनोइड, स्फेनोइड। तैरने वाली पसलियों की संख्या कितनी है? तो 2 जोड़े। अब एक बार समझें। जैसे ये हमारी स्टर्नम, और स्टर्नम पर कितनी पसलियां आकर के जुड़ती हैं? जैसे जो हमारी चेस्ट के बीचों बीच हड्डी होती है उसे हम स्टर्नम बोलते हैं। इस पर एक तो ये हड्डी आके मिली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं। इधर से भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस प्रकार से 7 जोड़ी पसलियां स्टर्नम पर आकर के जुड़ती हैं, जिन्हें हम ट्रू रिब्स के नाम से जानते हैं, सत्य पसलियां। इसके बाद 7 और 3 10, 1, 2, 3, 3 जोड़ी पसलियां ट्रू रिब्स से आकर के जुड़ती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। 1, 2 और 3, तो इन्हें बोलते हैं फॉल्स रिब्स। तो 7 हो गई ट्रू रिब्स, 3 हो गई फॉल्स रिब्स, और 2 जोड़ी पसलियां हमारी मेरुदंड अर्थात रीढ़ से निकल के आती हैं, लेकिन कहीं भी नहीं किसी से नहीं जुड़ती। वह तैरती रहती हैं, जिन्हें हम स्विमिंग रिब्स भी कहते हैं या फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। तैरने वाली पसलियां कितनी जोड़ी? 2 जोड़ी। नेक्स्ट, माथे की हड्डी क्या कहलाती है? फ्रंटल या ललाटी। शोल्डर बोन तो कंधे की अस्थि क्या कहलाती है? स्कैपुला। कॉलर बोन, इसे हंसली की हड्डी भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? क्लेविकल। तो 3 हड्डियों के नाम हमने देखे अभी। एक तो कंधे की हड्डी जो पीछे की साइड निकली है, उसे क्या बोलते हैं? स्कैपुला। और दूसरा हंसली जहाँ पहनते हैं, हंसली की हड्डी, क्लेविकल। और तीसरी हमारी जहाँ पर पसलियाँ आकर के पसलियाँ आकर के जुड़ती हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्टर्नम। तीनों ही हड्डियाँ एग्जाम में पूछी जाती हैं। और पैर के घुटने पर कौन सी हड्डी होती है? गोल गोल, जिसे हम टिबिया बोलते हैं, सॉरी पटेला बोलते हैं, पटेला। नेक्स्ट, घोड़े के खुर के आकार की हड्डी कौन सी है? तो हायोड। कहाँ पर? कंठ में। ठीक है। नेक्स्ट, हिप बोन कौन सी है? पेल्विक गार्डल, या हिंदी में बोले तो स्कंद मेखला। टेल बोन अर्थात पूंछ वाली हड्डी कौन सी है? तो पूंछ वाली हड्डी है कॉकिक्स, कॉकिक्स। नेक्स्ट, आंसू से संबंधित हड्डी अर्थात टीयर बोन कौन सी है?
तो लैक्रिमल या अश्रुवाही अस्थि। छाती की हड्डी स्टर्नम उरोस्थी। एंकल बोन तो टेल्स बोन। घुटने के टॉपों अर्थात नीकी घुटने की अस्थि क्या कहलाती है? पटेला। यदि आपको सीरीज पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।